हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था, यानी कि हम बात कर रहे थे जो अपना चैप्टर जो सेकंड है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की है, एक तो पार्ट परिचय की हमने बात की, और एक जो जेम्स प्रिंसेप और पीए दसी है उसके बारे में हमने पढ़ा। जेम्स जो प्रिंसेप है उन्होंने 1830 के अंदर जो हमारी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का अर्थ यानी कि मीनिंग निकाला, और पीए दसी के द्वारा जो एक मनोहर मुखाकृति वाली जो राजा है उस उसके नाम का उल्लेख भी इन जेम्स प्रिंसेप ने अपने अपने अभिलेखों और शिलालेखों में किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो प्रारंभिक जो राज्य है उनकी हम बात करेंगे। मोस्टली हम बात करने वाले जो 16 महाजनपद है उसके अंदर जो मगध है, मगध के बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही हम एक मैप के अकॉर्डिंग, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग जो 16 महाजनपद है उनकी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही उनका जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उनको भी हम देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा, और फ्रेंड्स, और आप लगातार इसके नोट्स भी बनाइएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक राज्य। ठीक है, इससे पहले हमने इसका फर्स्ट टॉपिक प्रिंसेप और पियदस्सी के बारे में पढ़ा। इसका जो सेकंड जो टॉपिक है, प्रारंभिक राज्य, देखिएगा, प्रारंभिक राज्य में सबसे पहले हम 16 महाजनपदों की हम बात करेंगे। देखिएगा, जन जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद, महाजनपद। ठीक है, तो अब देखिएगा, जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद, यानी कि जो प्रारंभिक जो काल था, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था, उसमें 16 महाजनपदों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को भारतीय इतिहास का परिवर्तनकारी काल माना जाता है। देखिएगा, जो 6ठी जो शताब्दी थी, उस 6ठी शताब्दी के अंदर जो भारतीय जो इतिहास है, इस भारतीय इतिहास में काफ़ी चेंजेस आए, यानी काफ़ी परिवर्तन आए हैं। और परिवर्तन कौन कौन से आए हैं, देखिएगा, इस परिवर्तनों में जो राज्यों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, साथ ही लोगों के द्वारा लोहे के प्रयोग को समझ गए, यानी कि प्रयोग करना सीख गए, लोहे का प्रयोग करना सीख गए, और सिक्कों के विकास में भी लगातार वृद्धि होती गई, लगातार उसका विकास होता गया। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में हमारे भारत के अंदर काफ़ी परिवर्तन आए, यानी कि राज्य है, नगरों हैं, लोहे के बढ़ते प्रयोग है, उपयोग है, या और जो सिक्कों के विकास के साथ काफ़ी चेंजेज आया, उनका विकास हुआ। ठीक है, देखिएगा, जो इसी काल में, देखो, इस काल में, कौन सी काल में, यानी 6ठी शताब्दी के काल में दो बड़े जो धर्म हैं उन धर्मों का विकास होता है। आपको पता है कि बौद्ध और जैन धर्म का उसी 6ठी शताब्दी के अंदर उनका विकास होता है, और इन बौद्ध और जैन ग्रंथों के अंदर ही हम 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। इन्हीं जो आपके जो जैन और बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं, उनमें हमें 16 महाजनपदों की हमें चर्चा मिलती है, जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से, देखिएगा, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, ये 16 महाजनपद थे। तो पहले हम इन 16 महाजनपदों को हमारे भारत के मैप के अकॉर्डिंग हम इसको देख लेते हैं। तो आप भी विद्यार्थियों, आप भी इसका मैप बनाओ, और मैप बना के इन 16 महाजनपदों को मैप में लोकेट करिएगा। देखिएगा, 16 महाजनपद कौन कौन से, देखिएगा, सबसे पहले जो जनपद है हम इसको मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिएगा, एक है कंबोज और एक गांधार, जो भारत के बाहर हैं। आज वर्तमान में देखें तो ये पाकिस्तान में है, कंबोज और गांधार। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी के अंदर कंबोज और गांधार थे, यानी कि कंबोज की राजधानी तो राजपुट या हाटक थी, और जो गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला, जिसको हम
पुष्प कलावती भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद में कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर, फिर पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिशत्रपुर यानी कंपिल, फिर कौशल है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती यानी कुशावर्ती, वज्जी है, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल एक जनपद है उसकी राजधानी पावा यानी कि कुशीनगर, जो है अंग है, ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, ठीक है, मगध है, मगध की राजधानी राजगृह है, फिर बाद में पाटलिपुत्र होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में है आपकी वाराणसी है, वाराणसी की राजधानी वाराणसी होती है। ठीक है, वत्स है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी होती है। अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती होती है। मथुरा है, मथुरा की राजधानी सुरसेन, चेदी की राजधानी शक्तिमती, और मत्स्य जो जनपद महाजनपद है जिसकी राजधानी विराटनगर। देखिएगा, याद रखना है, जो मत्स्य महाजनपद है जो हमारे राजस्थान के अंदर है। ठीक है, मत्स्य राजस्थान के अंदर, तो ये भी एक बड़ा जनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर यानी कि जयपुर थी। एक है अश्मक, अश्मक की राजधानी पौटन। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के 16 महाजनपद हो गए प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, इनके बारे में कुछ विशेष बात अगर करें तो दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद था वो कौन सा? अश्मक। देखिएगा, दक्षिण भारत का एकमात्र कौन सा है? अश्मक, जिसकी राजधानी पौटन है। ठीक है, एकमात्र मरुस्थल वाला महाजनपद कौन सा है? आपको पता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही, पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थल है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो मत्स्य जनपद है ये एकमात्र मरुस्थल वाला जनपद है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में कितने महाजनपद हैं, यानी कि 2 जनपद है, एक तो कम्बोज और एक कांधार। कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर, और गांधार की राजधानी तक्षशिला या पुष्प कलावती। तो आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं, लेसन की तरफ वापस चलते हैं। देखिएगा, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसी काल यानी 6ठी शताब्दी के अंदर दो बड़े धर्मों का विकास होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का विकास होता है। और इन्हीं जैन और बौद्ध ग्रंथों के अंदर 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। देखिएगा, आपको पता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। ऐसे ही जैन धर्म के ग्रंथ की बात अगर करें, भगवती सूत्र है, ठीक है, खुद्दक निकाय है, ये काफ़ी ग्रंथ हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। उनसे हमें 16 महाजनपदों की राजधानी, ये जो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसे हम वज्जी, मगध, कौशल है, कुरु, पांचाल और गांधार और अवंती, जो भी मैंने मैप के अकॉर्डिंग बता दिया है। ठीक है, आगे बात अगर करें, देखिए अधिकांश महाजनपदों पर जो राजा, देखिए जो अधिकांश जो महाजनपद थे उन पर तो राजा शासन करते थे, लेकिन कुछ ऐसे गण या संघ जिसको हम राज्य कह सकते हैं, उन पर कई लोगों का समूह हुआ करता था, वो शासन करते थे। जिसकी सबसे बड़ा आपको पता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध है बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, वो गणों से संबंधित थे, यानी कि ये गणों पर शासन करते थे। ठीक है, तो कहीं पर तो कई लोगों का समूह शासन करता था और कहीं राजा शासन करते थे। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो आप लगातार इसके नोट्स बनाइएगा। बात करते हैं आगे की। देखिएगा, इन प्रत्येक महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती, बिल्कुल प्रत्येक महाजनपद की राजधानी हुआ करती, जिसे किले से घेरा जाता था, यानी कि उसकी किलेबंदी की जाती सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अभी मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताया और उनकी जो कैपिटल मैंने बताया है। देखिएगा, कैपिटल चेंज भी हुआ करती थी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, लेकिन बाद में उसकी राजधानी पाटलिपुत्र बिहार कर दी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, एक राजधानी कैपिटल हुआ करता था, और वो कैपिटल था जो किलेबंदी, यानी कि किलेबंदी होती थी, जिससे क्या होता है कि उस जो राजधानी थी उसका रख रखाव और अच्छी सेना रखने के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की भी आवश्यकता होती थी। कहने का मतलब किलेबंदी करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च होता था, और उस पैसा खर्च करने के लिए अनेक लोगों पर उपकर लगाए जाते थे, वो हम आगे बात अपन करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन किलेबंदी राजधानियों के रख रखाव और अच्छी सेना रखने के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। देखिएगा,
ये आर्थिक स्रोत है, उसको हम पहले इसको पढ़ेंगे बाद में। पहले देखिए जनपद क्या होता है। मैंने कहा जनों को मिलाकर जनपद बना और जनपद को मिलाकर महाजनपद बना। तो जनपद होता क्या है, एक ऐसा भूखंड, देखिए भूमि का ऐसा खंड यानी कि ऐसा स्थल भाग जहाँ कोई जन का मतलब लोग भी हो सकते हैं, कुल भी हो सकता है और जनजाति भी होती है, अपना पाँव रखता है या अथवा बस जाता है, उसको हम कह सकते हैं जनपद कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो किलेबंदी होती थी राजधानियों की और उसके रख रखाव के लिए और अच्छी सेना रखने के लिए काफ़ी पैसा खर्च होता था। तो वो पैसा आता कहाँ से आता था, देखिएगा आर्थिक स्रोत के साधन क्या थे। देखिए किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों और से कर लेना या भेंट लिया जाता था। वनवासी या चरवाहे होते उनसे भी भेंट लिया जाता, यानी उनसे भी कर लिया जाता। पड़ोसी राज्यों से आक्रमण करके धन इकट्ठा किया जाता। इनसे उनके उस कैपिटल राज्य की क्या थी, आर्थिक स्रोत थे। देखिएगा एक नोट और देख लेते हैं। एक तो समूह शासन, ठीक है, समूह शासन या ओलिगार्की। ठीक है, समूह शासन या ओलिगार्की क्या होता है, वह सत्ता, ठीक है, पुरुषों के जहाँ सत्ता यानी कि जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है उसको ओलिगार्की या समूह शासन कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ऐसे कुछ गण भी हुआ करते हैं जहाँ पर लोगों का समूह शासन करता था, तो उसको हम कह सकते हैं यानी कि समूह शासन या ओलिगार्की कहते हैं। जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती थी उसको ओलिगार्की या समूह शासन कहा जाता था। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 16 महाजनपदों के अंदर जो जो सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक यानी कि उसको आधुनिक बिहार भी कह सकते हैं, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। शक्तिशाली होने का इसका प्रमुख रीजन यही था कि देखिएगा ये जो मगध था, मगध जिसको आधुनिक बिहार भी कह सकते हैं, उसका शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण क्या था। देखिएगा खेती में उत्पादन अच्छा होता था। ठीक है, पहले तो क्या है कि खेती के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। लोहे की खानें होती थी जिससे क्या था कि जो लोहा आसानी से मिल जाता था, जिसको आधुनिक झारखंड के अंदर लोहा मिलता था, जिससे क्या है कि हथियार वगैरह है, औजार वगैरह, उपकरण वगैरह वो बना लिए जाते थे। इसलिए मगध बहुत शक्तिशाली एक महाजनपद बन जाता है। साथ ही जो मगध के जंगलों के अंदर जो हाथी उपलब्ध होते थे, जो सेना के प्रमुख अंग के रूप में उनको जाना जाता है, यानी कि लंबी अवधि तक वो सेना में लड़ते रहते थे। तो जंगली हाथियों का भी उपलब्धता के कारण जो मगध था वो शक्तिशाली बन गया था। साथ ही आपको पता है कि जो गंगा और उसकी जो सहायक नदी हैं, जिससे कि आवागमन का जो परिवहन सस्ता और सरल हो जाता था। इसलिए विद्यार्थियों जो मगध है बहुत शक्तिशाली क्या महाजनपद बन जाता है। लेकिन आपको पता है कि जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध का शक्तिशाली होना उसके प्रसिद्ध जो महत्वाकांक्षी जो शासक या शक्तिशाली शासक उनके होने के कारण भी ये मगध बहुत ही शक्तिशाली बन, जैसे बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मनंद, ये मगध के काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए जिसने मगध का काफ़ी विस्तार किया और उसको शक्तिशाली बनाया है। ठीक है, तो ये जो आपका जैन और बौद्ध लेखकों के अंदर हमें पता चलता है। देखिएगा मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह थी, जिसको हम आधुनिक बिहार कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का घर। ठीक है, जो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक किलेबंदी शहर था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, लेकिन आपको पता है 4ठी शताब्दी के आते आते राजगृह से चेंज होकर मगध की राजधानी क्या बन जाता है, पाटलिपुत्र बन जाता है। तो पाटलिपुत्र बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ नोट देख लेते हैं। देखिएगा नोट देखते हैं कि जो भाषाएं या लिपि होती है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा जो आपको लैंग्वेज आपको पता ही है, ठीक है, और लिपि क्या होता है, यानी कि किसी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, या हम यूँ कह सकते हैं भाषा लिखने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, लिपि कहते हैं। तो जो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे, यानी कि प्राकृत भाषा थी अभिलेख की और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी। मैंने कहा था कि भाषा को लिखने का तरीका लिपि होती है, जिसे ब्राह्मी लिपि। जैसे हिंदी है, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं। तो कहने का मतलब है जो प्राकृत भाषा थी अशोक के अधिकांश अभिलेखों की वो क्या थी, ब्राह्मी लिपि में थी। ठीक है, तो जहाँ पश्चिमोत्तर जो
ब्राह्मी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता प्राकृत भाषा को। और जबकि पश्चिमोत्तर जो भारत है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं पश्चिमोत्तर भारत के अंदर जो ये पश्चिमोत्तर भारत है, जिसमें दो अभिलेख में अरेमाइक और यूनानी जो भाषा में जो खरोष्ट लिपि में लिखी गई है। ठीक है, अरेमाइक और यूनानी जो लिपि है का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ मिला है, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो मिले जो अभिलेख उनकी लिपि है क्या है, अरेमाइक और यूनानी लिपि। प्राकृत भाषा के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा है जो अपना जो सेकंड लेसन था अपने हिस्ट्री का, जिसका प्रारंभिक राज्य की हमने बात की, 16 जनपदों की बात की, जो सर्वशक्तिशाली मगध जनपद की हमने बात की। कल हम प्रिय विद्यार्थी हम बात करेंगे एक आरंभिक साम्राज्य की हम बात करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो हमें इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।